नावल है रमज़ेश और आप लोग मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिएगा आपको आज का एपिसोड कैसे लगा। आई एम सो सॉरी, ईद की वजह से रूटीन और रोज़ों की वजह से रूटीन ख़राब हुई थी और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा आपको कम से कम बहुत जल्दी एपिसोड दी जा सके। लेकिन आज मैंने वादा किया था लेट नाइट दूँगी और मैं तब से ही काम कर रही हूँ, तो लेट नाइट ही हो गई है। रात के 2 बज रही हैं कि मैं अब एपिसोड लिखकर फ्री हुई हूँ और मैंने तमाम पूरी एपिसोड की रिकॉर्डिंग की, वॉइस ओवर की है, लेकिन ज़रा जल्दी की है तो आप लोगों को थोड़े गैप से मिलेगी बिकॉज मैंने पेजेस की ड्यूरेशन कम करके रिकॉर्ड की है। तो जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं, जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते, तो उनको बता दूँ कि पूरी वॉइस ओवर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करती हूँ जो कि मुझे बहुत थकाती है और अभी तक रूटीन सेट नहीं हो रही। तो भाई रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते हैं अपनी आज के रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ के 105 पार्ट 1। हू ने पीछे मुड़कर देखा था, उसे ब्लैक शीशों वाली गाड़ी आज भी नज़र नहीं आई थी। पिछले 3 दिनों से उसे कहीं नज़र नहीं आया था। उन्हें गहरे सांस लेते गाड़ी की सीट से टेक लगाई, अपने अंदर उठती बेचैनी इसरार पर काबू पाने की मुश्किल कोशिश की। पिछली 3 रातों से वही पल नहीं सोई थी। लाउंज में खड़े स्क्रीन पर नजरें जमाते उसने सारी रात गुजारी थी। अभी भी इसकी खूबसूरत आंखों में तेजी से पानी जमा हुआ था। वो अपनी आंखों को बेदर्दी से हथेली से रगड़ गई। वो 3 दिन से कहा है जिस इंसान ने गर्मी सर्दी बारिश तूफान में एक पल के लिए उसे नहीं छोड़ा था, उसका साया बनकर रहा। जैसे पिछले 3 दिनों से उसकी खबर नहीं थी। वो पता नहीं क्यों जलती लकड़ी की मानन सी लग रही थी। वो कहाँ है इस वक्त, वो क्यों नहीं आया? हूर के दिलो दिमाग में ये सवाल गूंजते उसे जैसे पागल कर रहे थे। क्या वो थक गया ये ड्यूटी निभाते निभाते, या फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया? इस जवाब ने हूर की सांसें रोकी थी। हाँ, नहीं भूला है इसे, ना कभी भूल सकता हूँ। वो एक वफादार औरत थी, तुम जैसी नहीं। वो हमेशा 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 यहाँ रहेगी, इस जगह पर। ये लफ्ज़ उसे आज भी नहीं भूलते थे। उसने कभी इतनी शिद्दत से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था जितनी शिद्दत से नफ़रत का इजहार करता रहा था। और उसकी नफ़रत में बोलेगी वो हर लफ्ज़ भूल चुकी थी सिवाय इन लफ्ज़ों के जिसमें गुल होती थी। गुल को अपना ले, वो आपकी बेटी की माँ है। आपकी मोहब्बत आपके इंतज़ार में आज भी बैठी है। आपको आपकी बेटी की माँ मिल जाएगी और आपको बिस्तर पर खुश रखने वाली भी मिल जाएगी। अपने बार दोहराए हुए लफ्ज़ याद आए तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा था। क्या वो गुल के पास वापस चला गया? क्या उसने गुल को अपनाने का फैसला कर लिया? इस सवाल ने उसके अंदर इतनी बेचैनी इज़्तिराब भरा था कि उसे घुटन सी होने लगी। इसने जल्दी से अपनी तरफ का शीशा नीचे की गहरे सांस लेके इन्होंने गुल के पास चला गया होगा। आखिर वो इंसान है, कहाँ इतनी देर औरत के बगैर रह सकता है? उसकी ज़िंदगी में यही एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, औरत। हूर ने अपना लब काटते हुए ज़हरे लब कहा। पता नहीं 7 माह वो कैसे रहा। हूर ये लफ्ज़ अदा करते जाया मुस्कुराई थी। अगर उसके शब रोज़ उसके सामने ना गुजरे होते तो मान ही नहीं सकती थी वो इंसान औरत के बगैर रह भी सकता है। उसने उसकी बेचैनियाँ तड़प अपनी आंखों से देखी थी। रात भर वो सिगरेट पीते किस तरह तड़पता था। वो समझता क्या है, मुझे अपनी दूसरी बीवी बना कर रखेगा और मैं रह लूँगी। मैं लाइफ में कभी दूसरे नंबर पर नहीं रही। मुझे पता होता उस रात आप शादीशुदा हैं, मैं मर जाती, कभी आपसे निकाह ना करती। 5 महीने आपकी ज़िंदगी में दूसरी औरत बनकर रही, मगर आपने ने कितनी अंदाज में सर नफ़ी में हिलाया था। मिस्टर खान, अगर आपने गुल को नज़र उठा कर भी देखा, उसके बारे में इन 7 माह में सोचा भी हो, वादा करती हूँ मैं आपके निकाह में नहीं रहूँगी और ना खुद को इस चादर में छुपा कर रखूँगी। वफ़ा करेंगी तो वफ़ा करूँगी। हूर सुल्तान शाह नाम है मेरा, जो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, दगा बेवफाई नहीं। दूर रहें या पास रहेंगे आप सिर्फ मेरे। हूर ने लफ्ज़ जमाते हुए सीट से टेक लगाई थी। अब जितने दिन भी दूर रहेंगे, यहाँ मेरे पास वापस नहीं आएंगे तो आपकी हूर के चेहरे पर हर मर्द की नज़र पड़ेगी। मैं हर किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी जिस चेहरे पर आपको किसी की नज़र गवारा नहीं। हूर ने गुस्से से अपना निकाब खींच कर उतारा था। अरहम खानजादा की बेवफाई का सोचते उसके अंदर आग लगी हुई थी। एकदम उसकी नज़र बैक व्यू मिरर से नज़र आती गाड़ियों में पड़ी। इन गाड़ियों में काले शीशों वाली गाड़ी भी थी। वो गाड़ी देखते हुए का बदन तांबे की मानद दहका था, आंखों में शरारे से फूटे थे। आखिर वो 3 दिन बाद इधर क्या कर रहा था? स्टॉप द कार।
हूर ने गुस्से से ड्राइवर को हुक्म दिया। जी मैम। ड्राइवर ने हैरत से हूर को बैक व्यू मिरर में देखते पूछा। उसे बगैर नकाब देखकर उसे मजीद हैरत हुई थी। इन 7 माह में पहली मरतबा उसका चेहरा देखा था। आई सेड स्टॉप द कार। हूर गुस्से से चीखी थी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी रोकी। हूर की गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां भी रुकी थी। अरहाम खान साहब ने भी परेशान होते गाड़ी रोकी थी। और गुस्से से दरवाज़ा खोलते गाड़ी से उतरने लगी। समायतों में उसके लफ्ज़ गूंजे थे। चेहरा ये बदन मेरी अमानत है, इन पर गलती से भी किसी की नज़र पड़ी तो मुझसे भी बढ़कर जुनून ही पाओगी। सुल्तान शाह के पास मुझसे बढ़कर पैसा पावर हो सकती है मगर मेरे जैसा जुनून नहीं। इसलिए आइंदा गलती से भी गलती ना करना। आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हैं मगर फिर भी तुम अरहाम खान सादा के हिसार में रहोगे, सिर्फ उसकी बनकर। इसको मेरी धमकी मत समझना। मेरी बेरहमी सफाकी देख चुकी तुम्हें ज़रा से छूने वालों को मैंने क्या हाल कर दिया। खुद से बढ़कर इस चादर की हिफाजत करना। हूर के हाथ गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर ठहरे थे। उसने गहरे सांस ली। मुकाबिल की दहशत आज भी उस पर सवार थी। उसकी जुनूनियत से उसकी जान जाती थी। उसके हुक्म के खिलाफ जाना आज भी मुश्किल था, वरना सुल्तान शाह की बेटी के होते हुए कभी इतनी बड़ी चादर में खुद को ना लपेटती। उन्हें अपनी चादर से अपने चेहरे पर निकाब किया। दूसरी पर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सरहद से बाहर निकल गई थी। हमने हैरत से उसे गाड़ी से बाहर निकलते देखा था। उसके निकलते ही गाड़ियों से गार्ड्स निकलते उसकी तरफ बढ़े थे। राम खान ज़्यादा सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। आज भी एक लम्हे के लिए उसके गिर्द किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसके गार्ड्स भी उसके गिर्द बर्दाश्त नहीं होते थे। वो गार्ड्स के हिसार में सिर से पैर तक चादर में लिपटी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। और हम हैरानगी से उसे अपनी तरफ आता देख रहे थे। इन 7 माह में ये पहली मर्तबा था कि मुकाबिल के कदम उसकी तरफ पलटे थे, वरना वो तो उसकी तरफ नज़र उठा कर नहीं देखती थी। राम खान सादा ने अपने दिल की धड़कनों पर मुश्किल काबू पाते अपनी निगाहों का जाविया बदला था। वो उसकी गाड़ी के पास आके रुकी थी। राम खान सादा की तहैयर ज़दा निगाहें हूर भर थीं। अपने अपने सिर की बालों को जूड़े में लपेटती अपनी छोटे मगर स्टाइलिश से लाउंज में आई, जहां अनाया, सरताज और जहले बैठे टीवी देख रही थी। मामा आहिल कहाँ है? अब्रिश ने जहले से पूछा। कहाँ होगा, अपना व्लॉग्स में मसरूफ़, और कहाँ होना है। जहले की जगह जरताज ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया था। जरताज के मुंह बनाने पर अब्रिश मबहम सा मुस्कुराई थी। अपने व्लॉग्स में इतना मसरूफ़ रहता था, जरताज को बहुत कम टाइम देता था जिसकी वजह से झिंझला जाती थी। जरताज इस तरह मुंह मत बनाया करो, ये व्लॉग्स बना कर इस घर को चला रहा है। अगर वो आज कामयाब व्लॉगर ना होता तो ये घर कैसे चलता। एक टांग में लड़खड़ाहट है, वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता। अपनी पढ़ाई तक वो तुम्हारे पीछे मुकम्मल नहीं कर सका। मेरे बेटे ने तुमसे तो मोहब्बत की सज़ा पाई और अपने बेटे की इस गलती का खमियाजा मैं और बेटियां आज तक भुगत रही हैं। जहले की बातों पर जरताज का रंग तेज़ी से सुर्ख पड़ा था। आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। अपनी चापी में आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जरताज सोफे से उठती अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाते अब्रिश से बोलती तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। मामा क्या था ये सब? हर बात में जरताज को सुनाना लाजमी होता है। कसूरवार सिर्फ जरताज नहीं बल्कि आहिल भी था, और उसने भी बहुत कुछ खोया है। नाया के साथ जो कुछ हो उसकी सज़ा बहजाद खान को उसकी दर्दनाक मौत की सूरत में मिल चुकी है। बहजाद जैसा भी था जरताज का भाई था। सोचें एक पल के लिए बहजाद की मौत का सोचकर उससे कितनी तकलीफ होती होगी। अब्रिश ने रोज़ की तरह सहले को समझाया, जो सरताज को बात बात पर सुनाना नहीं भूलती थी। और जो तुम्हारे साथ हो उसका क्या? सहले अब्रिश की सुनहरी रंगत और खूबसूरत निकोश को देखते गुस्से से तड़कते हुए बोली। मेरा मुजरिम तो कोई और है। अब्रिश ने अपने लहजे की शबनम पर काबू पाते हुए अपना निचला लब बेदर्दी से काटा था। नज़रों के सामने सितमगर की सितारा खान के साथ तस्वीर आई थी। उसकी अपर लिप मॉल ने अब्रिश के वजूद में एक बार फिर से दहकती आग जलाई हुई थी। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी मगर उसके कदम ठहरे थे। समायतें बेयकीन हुई थी। उससे अपनी समायतों में सितमगर बेमहर की आवाज़ सुनाई दी थी। अब्रिश ने बेयकीनी से रुख पलटा था। सामने लगी एलईडी पर एक मारूफ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ऑन था। वो ब्लैक पेंट कोट में मलबूस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वो रिपीट टेलीकास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दोबारा से चैनल पर नशर की गई थी, जो कल से काफ़ी चर्चे में थी। वाह, जरान भाई की पर्सनैलिटी तो पहले से भी ज़्यादा चार्मिंग हो। ओह माय गॉड, जरान भाई कितने डैशिंग लग रहे हैं। अनाया होट्स गिरते बोली तो अब्रिश के गले में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई थी। वो सच में इन 7 माह में पहले से सहर अंगेज हो गया था। अब्रिश की आंखों का गुलाबीपन बढ़ा था। वो कुर्सी की सतह पर हाथ जमा गई थी।
अनाया रिमोट मुझे तो, मुझे टीवी शो देखना, वो आने वाला है। जहले ने किन अखियों से ब्रिज को देखते अनाया को घूरा था। रहने दे मामा, इससे अच्छा टीवी शो क्या हो सकता है, मुझे तो यही देखना है। मिस्टर खानज़ादा वाकई में पहले से ज़्यादा चार्मिंग हो गए। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को हराम बहुत सूट करता है। आपके भतीजे को हराम रास आ गया है जब से सियासत में आज सियासत में गया है। मिस्टर खानज़ादा के रंग ढंग ही बदल गए हैं। अबरी की सिलकती निगाहें उसके साथ ही बेटी सितारा खान पर थी। अबरी ने भीगी आंखों से इस्तेज़ाई अंदाज में उसके करीब बैठी हुई सितारा खान को देखा था। सितारा खान का हमारी पार्टी में दोबारा शामिल होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सितारा जैसी बावकार और हार्ड वर्किंग औरत का मुकाम दाऊद अब्दुल हक की पार्टी में ही था। और सितारा खान और हमारी पार्टी का विजन यही है कि मुल्क को अवाम की खिदमत बिना किसी फ़र्ज़ के करना। ज़रान खानज़ादा थोड़ा सा आगे होते माइक में बोल रहा था, लेकिन सर सितारा खान ने ये पार्टी के चेयरमैन दाऊद अब्दुल हक से इख्तलाफात की बुनियाद पर छोड़ दी। कल तक मैडम सितारा खान दाऊद अब्दुल हक और आपकी पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कह रही थी। आपकी पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगा रही थी। अब रातों रात ऐसा क्या हुआ? मैडम सितारा खान आपकी पार्टी के हक में होगी। सुनने में आए सब आपकी साथी काविशों का नतीजा है। मैडम सितारा खान का आपकी पार्टी में होना आपके बंगले में आपकी तरफ से दी गई पार्टी में मुलाकात का नतीजा है। जर्नलिस्ट के तंजिया सवाल पर ज़रान का रंग सुर्ख हुआ था। गुस्से से आगे होते कुछ बोलने ही लगा था कि सितारा खान ने ज़रान के कंधे पर हाथ रखा था। ज़रान ने गहरा सांस लेते पास बैठी सितारा खान को देखकर अपने गुस्से पर काबू पाया और ये मंजर फ्लैशबैक की सूरत में कैमरों ने महफूज किया था। अब इसने अपनी निगाहें फेरते गहरी सांस लिए थे। जी बिल्कुल ठीक कहा, ये सब कुछ इस पार्टी से शुरू है। आपको पार्टी उसकी में मुलाकात से मसला है या फिर सितारा खान का इस पार्टी में शरीक होना? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत यही है। सितारा खान अब हमारे साथ हैं। ज़रान ने संजीदगी से जवाब दिया था। सर हमें क्या मसला हो सकता है, मगर रातों रात सितारा खान का इस पार्टी में शरीक होने का फैसला समझ नहीं आया। वो जर्नलिस्ट ने फिर से तंजिया लहजे में सवाल किया। ज़रान खानज़ादा इस बार साथ बैठे पार्टी कारकुनान के इशारे पर खामोश हुआ था, मगर झंझलाते हुए सीट से टेक लगाते हुए अपनी शर्ट के अगले 2 बटन खोले थे। मिस्टर खानज़ादा, सच सुनने वालों का आप जैसा ही हाल होता है, क्योंकि आप एक झूठे इंसान है, सच से पैर तक मुनाफिक और झूठे इंसान। अबरी सर नफ़ी में हिलाते इस्तेज़ाइया मुस्कुराते ज़ेरे लब बोली थी। आपकी बात सितारा खान ने मुस्कुराते हुए आगे होते माइक को हाथ लगाया। ये फैसला बहुत पहले का, मगर मैं कश्मकश का शिकार थी। मगर मिस्टर ज़रान और पार्टी के बाकी अरकान से इस पार्टी में मिली जो फैसला करने में हेजिटेट हो रही थी, वो मैंने ज़रान से बात करके लिया। उस तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाकी सब अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते खड़े हुए। तो मिस्टर ज़रान, आपसे एक आखिरी सवाल। आपने न्यू सियासत ज्वाइन की है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं जानता। एक सवाल है आपसे, क्या आप शादीशुदा है? ज़रान एक और जर्नलिस्ट के सवाल पर रुका था। सितारा खान भी रुके थे। नो आई एम सिंगल। वो संजीदगी से कहता वहाँ से चला गया था। नो नाउ आई एम आल्सो मिस्टर खानज़ादा। अबरिश ने ज़ेरे लब कहते अपनी आंखों में आया आंसू अंदर उतारते हुए गहरा सांस लिया। दूसरे लम्हे वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गई थी। न्यूयॉर्क की एक सड़क के ब्रिज पर खड़ी बहते दरिया को देख रही थी। स्माइल तुम सितम करके लफ्ज़ गुजरे था। मैं सिंगल हूँ। कब से ये लफ्ज़ पागलों की तरह तैरार थी। लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी, मगर आंखों की नमी भी शिद्दत आसान थे। मगर सादा दिल ऐसे भी नहीं थे। खा जाएंगे धोखा, हमें मालूम रह जाएंगे तन्हा। हमें मालूम नहीं था। एक बात याद रखना मिस्टर खानज़ादा, अगर मुझे यहाँ छोड़ कर जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे, कभी वापस नहीं पलटूंगी तुम्हारी तरफ, तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं आइंदा ज़िंदगी में तुम्हारा चेहरा देखना भी चाहता। कितने बेरहम लफ्ज़ थे जो उसने आसानी से कह दिए थे। मैं यहाँ भी नहीं रहूँगी, मैं वापस अमेरिका चली जाऊँगी। चली जाओ, आई डोंट केयर। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हैं। उसकी शफाक लफ्ज़ याद करते आज भी याद करके टूट कर बिखर जाती थी। वो था कि उसे एहसास ही नहीं था। वो जानती थी उस बेइस इंसान ने उसे कभी एक पल के लिए भी याद नहीं किया होगा। तो क्यों मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था? क्यों मिस्टर खानज़ादा, क्यों मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाएं? क्यों इतनी दीवानगी दिखाकर मुझे किडनैप करके निकाह किया? इस सब को मैंने कभी मोहब्बत माना भी नहीं था, मगर पता नहीं कब मुझे आप जैसे सफाक इंसान से मोहब्बत होगी। कभी आपने रास्ते जुदा किए थे, आज मैं हर रास्ता जुदा करती हूँ।
आज से हमारे रास्ते जुदा हैं, आज से हमारे रास्ते जुदा हैं मिस्टर खानज़ादा, मैं अब्रिश बादशाह इकरार करती हूँ। वो ऊंचे दरिया को देखते बेहद ऊंचे आवाज़ में चिल्लाई थी। ज़रा ने यकदम अपनी गाड़ी रोकी थी। उसकी ब्राउन सहराना आंखों का मरकज़ वो ब्रिज के पार खड़ी लड़की पर था जो उसकी तरफ पुश्त की खड़ी थी। उसने उसे देखकर गाड़ी क्यों रोकी थी वो नहीं जानता था, मगर वो लड़की उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच चुकी थी। उस मुकाबिल को लाखों में पहचानता था, उसकी सांसों में सांस की तरह ही तो बसती थी। जरान के नाभी लबों ने बेख्तियार चंबिश की। जरान ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो इस वक्त वो इस वक्त वो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही थी? वो जानता था उस आत्मा में घर से बहुत कम बाहर निकलती। कभी कभी मॉर्निंग वॉक पर वो घर से नहीं निकलती थी। और इस वक्त वो अपने घर से काफ़ी दूर रात के इस पहतन तनहा न्यूयॉर्क की सड़क पर काफ़ी न्यूयॉर्क की सड़क पर तनहा थी। जरान ने अपने अंदर उमड़ते गुस्से पर बामुश्किल काबू पाया था। ये नाजुक वजूद पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था जो आज सारी हदूद क्रॉस कर चुकी। सब फुल ब्लैक कलर में मलबूस था। और वो क्यों मलबूस था? क्योंकि वो जानता था उसे देखकर तड़प जाएगी। टूटे कांच की किरची उसे देख के उसके टूटे कांच की किरचियाँ चुभनी थी। वो अपना कोट कॉलर से झटकता गाड़ी से निकलता उसकी तरफ बढ़ा। उस सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी। मैं जरान खानज़ादा का जलता दिल जैसे कोयलों की माने चला था। मैं अब्रिश बादशाह आज से अभी से तुम्हें भूलने का इकरार करती हूँ मिस्टर खानज़ादा। अब्रिश को उसका खुद को अब्रिश बादशाह कहना जरान को तहस दिला चुका था। उसके भारी कदमों में तेज़ी आई थी। उसका चेहरा भी उसकी तरफ था। उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई, मगर दूसरे ही लम्हे जरान ने बदन में उसे देखकर शोले से दहके थी। उसके जज्बों में आग उसकी बीवी ही लगा सकती थी। वो जरान की सिर्फ निगाहें उसके बदन पर मौजूद लिबास पर थी। वो हजाब में मलबूस थी। यह हजाब था अगर तो पर्दा किसे कहते हैं? वाइट जीन्स पर घुंटों तक ब्लू स्टाइलिश
खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। ज़रान खानज़ादा में खून में आग सी भड़की थी उसकी बारी कदम, एक बार फिर से रुके थे उसके बहुत करीब, एक एक अमेरिकन लड़का आँख खड़ा हुआ था उसके, मुस्कुराता उसकी तरफ झुकते हुए कुछ कहता। ब्रिश उसकी बात पर उसकी आंखों में देखते जवाबन मुस्कुराई तो ज़रान को ऐसे लगा जैसे गरम गरम खोलता पानी कोई उसके ऊपर अंधेर चुका हो। अब्रिश कितनी करीब, किसी मर्द का साया गवारा ना था। वो थी अपने करीब किसी गैर मर्द को खड़े देखकर दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ज़रान के तन बदन में आग के शोले से भड़के थे। अगले ही लम्हे ज़रान की आंखों में सुर्खी की जगह खून उतरा था। अब वो हिजाब भी उतर चुका था। वो नहीं जानता था हिजाब खुद ही उतरा था या उतारा गया था, मगर उसकी खूबसूरत सिर की बात अब कमर पर लहरा रही थी। स्कार्फ गले में था। वो लड़का वो लड़का पुरस्ताश नजरों निगाहों से उसको अलग देखे। यू एशियन हैव ब्यूटीफुल हेयर एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। आई हैव आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी बिफोर टुडे। ज़रान खानज़ादा के सीने में भांबर चले थे। खून उतरी आंखों से आगे बढ़ा, मगर उसके कदम फिर से रुके थे। आंखें बेयकीन हुई थी इस मंजर ने इसके अंदर दहकते शोलों में मज़ीद आग भड़काई थी, क्योंकि उसकी तारीफ पर उसकी मज़ीद करूब हुई थी। और ज़रान खानज़ादा आज उसकी जान लेने का इरादा था। इससे कम की सज़ा पर उसके दिल में भड़कती आग ठंडी नहीं होनी थी। ज़रान के पूरे वजूद की रगें तैशो इश्तियाल से ज़ाहिर हुई थी। आज वो सच में इस लड़की की सांसें रोकने का इरादा रखता था। अमेरिकन लड़के की तारीफ पर अब्रिश ने मुस्कुराते हुए लब फैलाए थे। आई एम श्योर यू हैव नेवर बीन स्लैप्ड लाइक दिस बिफोर टुडे। वो लफ्ज़ जमाती अपने नाजुक हाथों से उस अमेरिकन लड़की के गाल पर निशान छोड़ चुकी। ज़रान खानज़ादा के कदम एक बार फिर से कदम रुके थे। चटाक की आवाज़ ने उसे पुरस्कून किया था। उसके भड़कते असाब ठंडे होते। ज़रान ने आंखें मीची, अपनी पिछली गर्दन रग की रगों में दौड़ता गर्म खून ठंडा हुआ था। इससे पहले वो अमेरिकन लड़का जवाबी कार्रवाई करता ज़रान की जस्टिस तक पहुंचकर उसकी कलाई जकड़ चुका था। ज़रान की चौड़ी पुश्त के पीछे छुपी थी। अब उसकी सांसें जैसे रुकी थी। वो अपने सामने आने वाले इंसान को देख नहीं सकी थी, मगर इंसान की खुशबू तो वो पहचानती थी, जैसे उसके अंग अंग में रची बसी थी। मुकाबिल की खुशबू आज तक बदन से गई ही ना थी। अवरिश ने गहरे सांस लेते कांपते हाथों से बेयकीनी से उसकी चौड़ी पुश्त पर अपनी कांपती उंगलियां रखी थी। दूसरी लम्हे में बेयकीनी से सर नफी में हिलाते आंखें मीच चुकी थी। हो आरजू, अमेरिकन लड़का अपनी कलाई ज़रान खानज़ादा की आंखों में देखते घर आया तो चाहते हुए अपनी कलाई ज़रान के हाथों से छुड़वा नहीं पा रहा था। बीवी ने तो दो हाथ कर दिए, अब शोहर की बारी। ज़रान ने सर्द आवाज़ में कहते उसके गाल पर पूरी कुव्वत से ज़ोरदार तमाचा दे मारा था। वो ज़रान के बारी हाथ का तमाचा बर्दाश्त नहीं कर सका था। वो लड़खड़ाते हुए पीछे इससे पहले वो गिरता, ज़रान ने पूरी कुव्वत से उसके गाल पर एक और तमाचा जड़ दिया। अब की बार वो ज़मीन पर गिरा था। ज़रान ने अपना कोट उतार कर ज़मीन पर फेंका। उसकी तरफ बढ़ते, उसके ऊपर झुकते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते ज़रान ने उसकी गाल पर तमाचों की बरसात कर दी तो बिना रुके उसे सांस लेने का मौका दिए उसकी गाल पर थप्पड़ मारे जा रहा था। इस अमरीकन लड़के का गाल कुछ ही पलों में शदीद सूज चुका था। अब ब्रिश दूर खड़े गहरे सांस लेते बेयकीनी से ज़रान को देख रही थी। ज़रान ने अब पूरी कुव्वत से इस लड़के के उसी गाल पर मुक्का चढ़ा था जिस गाल पर अब्रिश ने थप्पड़ मारा था। गाल लहूलुहान हो चुका था। उसे शुरू में एक दो वार किए थे, मगर ज़रान के भारी तमाचों के वार न सहते हुए बेसुध हो चुका था। अब अब्रिश इस लड़की की हालत देखते ज़रान की तरफ बढ़ी। इधर ही रुक जाओ वरना मुझसे बुरा खूनी होगा। तुम्हारा हाथ इस इंसान के गाल को छुआ है, आज भी इसके गाल का हशर बिगाड़ दूंगा। ज़रान हलक के पल चीखा था। ब्रिश उसकी दाढ़ पर वहीं पर रुक गई थी। वो आज भी वैसा ही था, उसे लेकर किसी गैर मर्द के मामले में बिल्कुल पहले की तरह जुनूनी, यानी वो आज भी वैसा ही था, सफाक जालिम बेरहम। उसके मामले में इसने किसी मर्द को थप्पड़ मारा और उसका हाथ किसी मर्द को टच होता बर्दाश्त न कर सका और जुनूनी अंदाज में उसके गाल पर मुक्के बरसा रहा था। यकीनन आज भी उसे इस बात की सजा देगा जिसमें उसकी गलती ना थी। अब गहरे सांस लेते पीछे कोई थी। जीते जी लाश होने लगे, यूं तबाह कर दिया।
गहरे सांस लेते पीछे को हुई थी। अब गहरे सांस लेते पीछे को हुई थी। वो ब्रिज पर मौजूद रेलिंग के साथ टेक लगाई ज़रान खानज़ादा को देख रही थी। 7 माह बाद उससे ऐसे मुलाकात हो कि उसने सोचा ना था। और लरसते हुए उससे देख रही थी। वो इंसान ज़रान के बाहरी हाथ की मुक्को किताब ना लाते नींद बेहोश हो चुका। छोड़ दी ज़रान, इसे ये पाकिस्तान नहीं अमरीका है। वो बाल मुट्ठी में जड़ कर यकदम चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने पर ज़रान का हाथ रुका। गहरी सांस लेते पीछे उसके ऊपर से उठता अब्रिश की तरफ बढ़ा जो मज़ीद पीछे कोई थी। मुकाबिल के चेहरे पर गुस्सा इश्तियाल देखकर आज भी अब्रिश का खून रगों में मुंजमद हुआ था। वो उसके करीब आता उसकी गिर रेलिंग पर अपने दोनों हाथ जमा चुका था। 7 माह बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। दोनों की सांसों की खुशबू एक दूसरे की सांसों में घुल रही थी। यहाँ तक कि एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी बाखूबी सुनाई दे रही थी। कितने पल खामोशी के आए थे वो दोनों एक दूसरे को देखते। ज़रान की सिलकती सांसें उसके लबों पर बिखर रही थी और ब्राउन आंखें अब्रिश की सुनहरी कांच सी आंखों में गड़ी थी। अब्रिश की धड़कनें अब ज़रान को अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। क्या चाहती हो तुम्हारी हरकतों पर मैं अपनी जान गंवा दूँ? तुम्हारी वजह से कितने खून का जब क्या चाहती हो? किस दिन भी मारा जो मज़ीद इस पर झुके दहाड़ा था। क्या किया है मैंने? अब्रिश उसकी आंखों में देखते कपकपाते लबों से बोली। क्या कर रही हो यहाँ इस टाइम? ज़रान ने कर्राते हुए सवाल किया। अब हर सवाल मुझसे करने का खो चुकी। मम्मी कुछ भी करूँ, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? 7 माह पहले आप मुझे छोड़ चुके हैं। अब्रिश ने ज़रान की आंखों में देखते अपने आंसू अपने अंदर उतारते बमुश्किल कहा था। मुकाबिल की सांसों के अंदर ऑफिस से अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। इस उसके बदन से उठती खुशबू अब्रिश को अपने हवासों पर छाती महसूस थी। अब्रिश ने अपने कांपते हाथ उसके छोटे सीने पर जमाए से दूर करना चाहा था। वो मज़ीद उसके करीब हुआ था। सवाल तो मैं तुमसे बहुत करूंगा और तुम मुझे जवाब भी दोगी क्योंकि आज रात में तुम पर तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगा। बीवी, अपनी सांसों की रहाई के लिए तुम मुझे हर साल का सवाल का जवाब दोगी। ज़रान घराते उसकी कलाई जकड़ते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। ज़रान अब्रिश चीखी थी। ज़रान के कदमों में रफ्तारी आई थी। ज़रान ज़रान अपनी गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर धकेल चुका था। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। बाहर हॉस्पिटल कमरे के बेड पर तकिए से टेक लगाई बैठी। जिसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। स्टिचेस में भी पेन भी नहीं हो रहा था। कल से उसने बहुत बार वॉक भी की थी अच्छा ट्रीटमेंट मिलने की। उसकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर थी। 24 घंटे डॉक्टर्स उसके कमरे का चक्कर लगा रही थी। वो इस वक्त जामनी कलर की गर्म सिंपल सी फ्रॉक में मलबूस थी। बालों को ढीले से जोड़े की शक्ल दी हुई थी। गर्म शाल कंधे पर एक तरफ डाल रखी थी। रोजीना खानम 2 दिन से हॉस्पिटल के कमरे में शहराम 2 दिन से हॉस्पिटल के कमरे में नहीं था। रोजीना खानम इसके साथ कमरे में रुकी थी। आबिर अमीना खानम से भी कोई नहीं आया था। रोजीना खानम सोफे से उठती। बहारे के प्यास आई। बहारे 2 दिन से तुमसे पूछ रहा शहराम और तुम्हारा बाल बीच क्या बात हुआ तुम बता नहीं रहा। बहारे ने रोजीना खानम की बात पर लब बेचे थे। बहारे ये अच्छा बात नहीं है। शहराम 2 दिन से कमरे में नहीं है। तुमको उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। इस वक्त तुमको अपना शोहर का ज़रूरत था। हमारी जगह वो होता तुम्हारा पास। ऐसा करके तुम उसको अपना से दूर कर रहे। तुम्हारे जितना भी मोहब्बत करता मगर औरत का नखरा बदतमीज़ी एक हद तक बर्दाश्त करता है। मर्द को अपना आकर रखने अपने घर को बचाने में हमेशा औरत को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। मर्द का घर और दिल बसाना के लिए बाहर का औरत हमेशा तैयार। तो शहराम जैसा मर्द तो किस्मत वालियों को मिलता है। क्या चाहती हैं आप? शहराम को अपना बनाए रखने के लिए इसके नीचे बिछ जाऊँ? बहार रोजीना खानम की बात काटते चीखी थी। वो भी कर लिया मोरे। उसको अपना बनाए रखने के लिए उसके दिन रात उसके नीचे बिछती रही। अपने पहलों में उठते दर्द को भूल जाती थी। अपने बच्चे का भूल जाती थी। वो मुतमईन हो जाए, वो परसकून हो जाए, वो मेरे अलावा किसी और की तरफ ना देखे। हर पल उसके लिए तैयार रही। एक यही डर था मगर क्या हुआ? फिर भी मेरा नहीं हुआ। मर्द के बदलने के लिए कोई वजह नहीं होती। वजह सिर्फ बेवफाई होती है और बेवफाई की कोई वजह होती ही नहीं। झुकी हूँ मोरे मैं उसके आगे। जो बहारें कभी उसकी तरफ देखती नहीं थी आज उसके सोने के बाद कितनी कितनी देर उसकी नकोश को अपने लबों से छूती है। बहुत मोहब्बत की मैंने उससे मगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बहारे शिद्दत से रोते हुए बोली। बहारे ये क्या कह रहा है तुम? रोजीना खानम ने दिल पर हाथ रखा था। हाँ मोरे, मेरी बेइतनाई बेरुखी की सज़ा
मुझे कि मैं तड़प कर दी उसने मुझे, मैं तड़प कर मर रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं नहीं है। लेकिन मैं शहराम के मतलब सोच रही हूँ, उसकी बेवफाई के मतलब। ज़रूरी होता है, मर्द को अपनी बीवी की बेवफा क्यों नज़र नहीं आती, वो एक औरत का होकर क्यों नहीं रहता। बहारे ने रोते हुए सवाल किया, क्या किया शहराम ने, क्या वो किसी दूसरा औरत के चक्कर में। रोजीना खानम ने दिल पर हाथ रखते सवाल किया। वही थी बहारे, उसी दिन की वजह से तुमको समझाता था, अब देखो वही हो गया ना जिसका डर था। कितना खूबसूरत है डॉक्टर इधर का, कितना पैसा है, कितना पैसा है। तुम्हारा शौहर के पास कितना खूबसूरत है, कितना बासर है, सब कुछ दूसरा औरत का नसीब में जाएगा। जीना खानम सीने पर हाथ मारते हुए बोले।
मोरे चुप हो जाएं, खुदा के लिए चुप हो जाएं। आपको लगता है मुझे शहराम का पैसा चाहिए, सारा पैसा वो दूसरे औरतों को दे दे, अपना सब कुछ दे दे, मुझे मुझे सिर्फ शहराम चाहिए। बहारी ने अपने बाल झकड़ते लरे से लबों से बोली, इधर कितनी खूबसूरत डॉक्टर ने रोजीना खानम की बात उसके दिल पर ताज़ियानी के तौर पर लगी थी। आइज़ल शहराम के सीने से लगी याद आई थी। बहारी ने तकिए पर सर पटकते अपना सर जकड़ा तो रोजीना खानम परेशान हुई थी। बहारे क्या हुआ है बहारे? रोजीना खानम उसके सर पर हाथ रखते पूछे। मोरे डॉक्टर को बुलाए, मेरे दिमाग की वेन्स फट रही हैं, मैं मर जाऊंगी। बहारे ने अपना सर पकड़ते रोते हुए कहा। जीना खानम जल्दी से बाहर की तरफ भागी थी। डॉक्टर बहारे किस बात की टेंशन ले रही है? बार बार बीपी क्यों हाई हो जाता है? डॉक्टर माहम ने मुस्कुराते हुए पूछा। बीपी का इंजेक्शन लगाने के बाद बहारे अब ठीक थी। वो बेड पर बैठते डॉक्टर माहम को देखते फीका सा मुस्कुराई। टेंशन नहीं ले रही, अब तो बहुत बेहतर हूँ, पता नहीं कैसे बीपी हाई हो गया। वो तो आज मैं तैयार भी हुई हूँ, कैसी लग रही हुई हूँ? बहारे ने फीका सा मुस्कुराते जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत। डॉक्टर माहम गहरा मुस्कुराई थी। मेरा बच्चा कैसा है? बहारे ने डिपडिपाई आंखों से पूछा था। डॉक्टर बहारे क्यों परेशान हो रही हो? बिल्कुल ठीक है, तमाम बच्चों से ज़्यादा सेहतमंद और एक्टिव, लेकिन आपके साहबजादे वक्त से ज़रा जल्दी आ गए, इसलिए कुछ दिन इन्हें यही महसूस करवाना। वो अभी तक अपनी मम्मी के पेट में है। डॉक्टर माहम बहारे की कलाई से बनोला उतारते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक है, कल तक आपको डिस्चार्ज कर देते और बेबी भी आपको दे दिएगा, सो डोंट वरी। डॉक्टर माहम की बात पर बहारे मुस्कुराई थी। डॉक्टर माहम सर शहराम हॉस्पिटल में इस वक्त? बहार ने लब काटते हिचकिचाते हुए पूछा था। पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल, पिछले 3 दिनों से उन्हें आराम करते नहीं देखा। घंटों खड़े इंक्यूबेटर में बीबी को देखते रहते। बहुत हसास हैं वो अपने बच्चे को लेकर। आप बहुत लकी हैं डॉक्टर बहारे, आपको सर शहराम जैसे इंसान मिले। डॉक्टर की माहम की बात पर बहारे की आंखें शिद्दत से भीगी थी। नज़रों के सामने फिर से मंजर आया था जब वो आइज़ल को सीने से लगाए खड़ा था। बहारे ने गहरे सांस लेते अपनी आंखें झपकी थी। डॉक्टर आइसल कहाँ होती हैं आजकल? बस बहारे ने अपने अंदर का इस्तिराब पर काबू पाते ज़ाहिर मुस्कुराते हुए पूछा। डॉक्टर माहम के लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट बिखरी थी। बहारे की पोजेसिव नेचर से वो सब डॉक्टर्स वाकिफ़ थी। वो मैं इसलिए पूछ रही थी, तमाम डॉक्टर्स मुझे मिलकर गई हैं मगर डॉक्टर आइसल नहीं आई। मुझे लगा वो छुट्टी पर है। माहम को मुस्कुराते देखकर बहारे ने जल्दी से वजाहत दी, अभी तो वो जनरल राउंड पर है, वो रोज़ ही आ रही हैं। डॉक्टर माहम ने संजीदगी से बताया। उसी लम्हे डॉक्टर माहम के जवाब पर बहारी की रंगत तेज़ी से जद पड़ी थी, जिसे डॉक्टर माहम ने महसूस किया था। उसी इस्ना में डॉक्टर आइजल रूम में दाखिल हुई थी। डॉक्टर माहम ने तहैर ज़दा निगाहों से डॉक्टर आइजल को देखा, जिसके हाथों में वाइट रोजेस का बुके था। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर बहारे। आइजल ने मुस्कुराते हुए बुके बहारे के करीब आते वो बुके डॉक्टर बहारे के करीब बेड पर रखा था। अब दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ, मुझे और भी पेशेंट को देख रहे हैं। डॉक्टर माहम बहारे के सर सवार चेहरे को देखते एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चली गई थी। बहारे आइज़ल को देखकर बमुश्किल ही खुद पर काबू पाई थी। आइज़ल आज भी स्याह लिबास में मलबूस थी, दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ था। डॉक्टर आइज़ल को स्याह रंग में देखकर बहारे कि का दिल कोयलों की माने जलता था। भी वो उससे लग रही थी, दिमाग में तपश से उठती थी। कैसी हैं डॉक्टर बहारे? डॉक्टर आइज़ल ने मुस्कुराते हुए पूछा।
आई एम सरप्राइज, आप मुझसे मेरा हाल पूछने और ये फूल लेकर आई हैं, जबकि मुझे मौत के मुंह में आपने पहुंचाया था। इससे पहले मैं अपना ज़ब्त खो दूँ, चली जाएं यहाँ से। बहारे ने अपने गुस्से पर काबू पाते गहरा सांस ले देखा। डॉक्टर बहारे को देखकर इसका बीपी फिर से हाई हुआ था। वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर बहारे, मैं चली जाऊंगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ना ही मैं आपको अपनी किसी एक्ट की वजाहत देने आई हूँ, ना ही माफ़ी मांगने। जो एक्ट आपके नज़दीक का ना था वो मेरे नज़दीक जायज़ था। शहराम से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। डॉक्टर आयसर की बात पर बहारे तकिए पर सर टिकाए दोनों हाथों से जकड़ चुकी थी। उसे लगा था उसकी दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। शहराम को निकाह करने पर उस रात मैंने मजबूर किया था। तुमने हॉस्पिटल में तमाशा लगाया। मुझे लगा भरे बाजार में जैसे मुझे किसी ने कपड़ों के बगैर ला खड़ा हो किया हो। सब मुझे जिन नज़रों से देख रहे थे, मेरा दिल ज़मीन में गड़ने को चाह रहा था। यहाँ पाकिस्तान आकर मैंने शहराम से अपने दिल की तमाम फीलिंग्स शेयर कर दी थी। तब उसने मुझे बताया वो किसी और से मोहब्बत करता है, पागलों की तरह उससे इश्क करता है। जब मैंने उस लड़की के मतलब इस्तफसार किया, उसने मुझे बताया वो लड़की उससे नफरत करती है। और जब जब मैं उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगती, वो हर बार मुझे ठुकराता रहा। मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स को मारकर हर बार उसके आगे झुक जाती। कितनी बार शहराम ने मेरे लिए जर्मनी की टिकट्स करवाई। मैं जानती हूँ अगर उसे पता होता मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो कभी मुझे जर्मनी से ना बुलवाता। डॉक्टर आयदल भीगी आंखों से हंसी थी। बाहर ने सर को जकड़े अपने सर में उठती धमक पर काबू पाने की नाकाम सही की। उसे लग रहा था उसे उसे आयशा की बातें सर पर बजते हथौड़े की मानी महसूस। इस रात लोगों की नज़रों में इज्जत खोई, अपने पापा को खोया। मैं इतनी तकलीफ़ में और जहनी दबाव में थी कि मुझे लगा अगर शहराम को हमेशा के लिए खो दूंगी तो तड़प कर मर जाऊंगी। और मैं तड़प कर मर भी रही थी। मैंने उसे इमोशनली एक्सप्लॉइट किया, गले पर छुरी रखकर निकाह पर करने पर मजबूर किया। उसने वादा किया मुझसे, उसने कसम खाई मुझसे निकाह करेगा। मगर उस रात तो वहाँ पर पहुँच गई। शहराम तुम्हारा ही नसीब ठहरा। पता नहीं मेरी दवाओं में असर नहीं था या मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, मगर मैं इसे ना पा सकी। डॉक्टर आइजल बुरी तरह रोती थी। डॉक्टर बहारे, मेरे और शहराम के बीच कुछ नहीं है, ना कभी हो सकता है। वो सिर्फ आपका आपके हैं। डॉक्टर आइजल ने अब की बार बहारे को देखते भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर आइजल, शहराम मेरा, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा ना भी हुआ, मैं उससे अपना बना लूँगी। बहारे ख़ान नाम है मेरा, शहराम ख़ान की बीवी और इसके बच्चे की माँ हूँ। उसने जो मेरे साथ किया उसकी सज़ा शहराम ख़ान को मिलकर रहेगी। मगर मैं उसे कभी छोड़ूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। वो सिर्फ मेरा रहेगा। शहराम ख़ान का इश्क छोटा हो सकता है, मगर बहारे ख़ान का इश्क यहाँ की कुछ पहाड़ों की तरह का है। आंधी तूफ़ान, लैंड्स, ज़लज़ले आए चाहे वो पहाड़ वैसे ही अपनी जगह पर मजबूत जमे रहते हैं। ऐसा ही इश्क करती हूँ मैं शहराम ख़ान से। तुम जैसी औरतें मेरे दिल में शहराम के लिए इश्क को ख़त्म नहीं कर सकती। बहारे कर राय थी। अभी भी सज़ा की बात करी, मैं आपको सच बता चुकी हूँ। सज़ा वाली बात पर आयज़ल परेशानी थी। शहराम को मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। तुम्हारे सच ने मुझे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई। अगर वो मुझसे बदला लेने, मुझे सज़ा देने के लिए तुम्हारे करीब आता तो मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती। मगर इस सच ने मुझे लहू लहान कर दिया है। वो इमोशनली एक्सप्लॉइट हो गया था। शहराम ख़ान हमदर्दी में तुम जैसी औरतों से निकाह करता फिरेगा। मुझ जैसी औरत से क्या मुराद है आपको? डॉक्टर आयज़ल अपने लिए लफ्ज़ सुनते बलबलाई थी। मेरे नज़दीक तुम चीप औरत हो। एक बीवी के नज़दीक दूसरी औरत गाली की तरह होती है, और मुझे तुमसे ज़रा बराबर हमदर्दी नहीं है। बहार नफरत से एहतजाज़ मुस्कुराई थी। मैं मैं जर्मनी चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। बेहतर है चली जाएं, क्योंकि शहराम ख़ान को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए उसका बेटा मेरे पास है, जिसमें उसकी जिसमें उसकी सांसें बसती हैं। ये ना इस बार इमोशनली एक्सप्लॉइट होकर पूरे हॉस्पिटल के सामने आपको धक्के देकर निकाले, क्योंकि शहराम ख़ान जैसे कमज़ोर मर्द को एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, और ये भी कर गुजरेगा। बहारे ने सर्द आवाज़ में तनसन कहा। डॉक्टर आयसर कुछ देर बहारे को भीगी आंखों से देखती रही, फिर दरवाज़ा खोलते निकल गई थी। बहारे अपना सर जकड़े खुद को तकिए पर गिराते फूट फूट कर रो दी।